हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरिप्रिय पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अगर आप शिक्षक भर्ती 2020 और टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बहुत ही अच्छे प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया हुआ है। इससे पहले जो है हम लोग बाल विकास का एक वीडियो इसी प्रकार का पढ़ चुके हैं, तो उसको भी देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो को आप जो है मॉक टेस्ट के रूप में भी कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? बीएन झा, डेविस, स्किनर, वुडवर्थ। तो ये कहा है स्किनर ने। देखिए, जब हमारी स्किन उतर जाती है, स्किनर में जो है स्किन जैसा शब्द आ रहा है, तो जब हमारी स्किन उतर जाती है तो हम कैसे दिखते हैं? भूत जैसे दिखते हैं। इस तरीके से इस परिभाषा को याद रखेगा और कुछ बातें करते हैं। जैसे वुडवर्थ जो थे मनोवैज्ञानिक, इन्होंने SOR थ्योरी दिया था। स्किनर जो थे इन्होंने RS थ्योरी दिया था। और थॉर्नडाइक जो थे इन्होंने SR थ्योरी दिया था। और CR थ्योरी किसने दिया था? पावलोव ने। SR थ्योरी को सिद्ध करने के लिए थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। S मतलब होता है स्टिमुलस, R मतलब होता है रिस्पांस। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। CR थ्योरी कंडीशनड रिस्पॉन्ड थ्योरी, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। और जो स्किनर थे, इन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले चूहे पर 1938 में और कबूतर पर 1943 में प्रयोग किया था। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? देखिए, जो आपका आधुनिक मनोविज्ञान है उसका अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। ठीक है। देखिए, पिल्सबरी कहते हैं कि जो आपका मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार का विज्ञान है। देखिए, सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में जो है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाता था। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता था और वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में या 6 वर्ष की आयु में? तो ये आपका ऑप्शन सही होगा दूसरा, 5 वर्ष की आयु में। देखिए, हिंदी अक्षरों को बालक जो है किस आयु में पहचाना शुरू कर देते हैं? 5 वर्ष की आयु में पहचाना शुरू कर देते हैं कुछ शब्दों को। तो आपका बी ऑप्शन राइट होगा इसमें। ध्यान रखिएगा, ये जो आपके प्रश्न हैं एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मॉक टेस्ट के रूप में कर रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। मेरे वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ से हैं। ठीक है। प्रश्न हमारा, बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत किसने दिया है? देखिए, बुद्धि का जो त्रितंत्र का सिद्धांत है वो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। इन्होंने जो है तीन प्रकार की बुद्धि बताई थी, घटकीय बुद्धि, आनुभाविक बुद्धि और सांदर्भिक बुद्धि। एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। और देखिए, बुद्धि का जो है त्रितंत्र का सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। समूह कारक सिद्धांत जो है थ्रस्टन ने दिया था। तरल ठोस सिद्धांत जो है कैटल ने दिया था। पदानुक्रमिक सिद्धांत जो है बुद्धि का फिलिप बर्नर ने दिया था। प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। लेवल 1 और लेवल 2 का जो सिद्धांत है बुद्धि का वो जॉनसन ने दिया था। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। बहुकारक सिद्धांत जो है बुद्धि का किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया क्या है? जब हम लक्ष्य लगाते हैं, लक्ष्य साबुन लगाते हैं तो हमारी क्या है? पढ़ने की अयोग्यता, पढ़ने की अक्षमता समाप्त हो जाती है। ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया हुआ है। थ्योरेटिकल पोर्शन अगर आपने नहीं पढ़ा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से सारे वीडियो सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। तो डिसलेक्सिया लक्ष्य, देखिए लक्ष्य जैसा निकल के आ रहा है। तो लक्ष्य साबुन जब हम लगाते हैं तो हमारी पढ़ने की अक्षमता दूर हो जाती है और लिखने की क्षमता डिस्ग्राफिया होती है। ग्राफिया, ग्राफ, देखिए ग्राफिया, ग्राफ में हम क्या करते हैं? लिखते पढ़ते हैं, तो लिखने की क्षमता होती है। ठीक है। बुलिमिया क्या होती है? भोजन अधिक ग्रहण करने की अक्षमता होती है। यानी इसमें आदमी समझ नहीं पाता है कि हमें कितना भोजन करना है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। डिस्कैलकुलिया क्या है? गणितीय मतलब गणना संबंधी अयोग्यता।
अगला है प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं। देखिए प्रमापीकृत परीक्षण जो है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए कराए जाते हैं। किसकी पहचान के लिए कराए जाते हैं? प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए प्रमापीकृत परीक्षण कराए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का जो वर्ष है वो माना जाता है आपका 20वीं शताब्दी की स्टार्टिंग यानी सन 1900। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है आपका प्रश्न, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है किस आयु वर्ग को माना जाता है। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, 2 से 7 वर्ष की अवस्था, 7 से 11 वर्ष की अवस्था या 11 से 15 वर्ष की अवस्था। कल ही मैंने आपको बताया था कि जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, औपचारिक संक्रिया अवस्था को जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था इंद्रिय जनित गमक अवस्था, 2 से 7 वर्ष की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष की अवस्था आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। इस चीज को आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए। अगला है, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। कल मैंने आपको बताया था कि जो 25 जिसकी IQ होती है वो जड़ बुद्धि का होता है। तो कह सकते हैं ऑप्शन में जो सबसे कम होगा वही आपका जड़ बुद्धि वाला होगा। तो 71 से कम जिसकी IQ होगी वो आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब, जड़ बुद्धि वाला होगा। और 130 प्लस वाला जो है आपका प्रतिभाशाली बुद्धि वाला होता है। 90 से 110 के बीच जो है सामान्य बुद्धि वाला होता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होती है। 9 महीने की आवश्यकता होती है, 40 सप्ताह की आवश्यकता होती है। तो 9 × 30 कर लीजिए, अप्रॉक्स में जितना आता है आपका ऑप्शन होगा 270। तो क्या होगा? 150 हो ही नहीं सकता, 390 हो ही नहीं सकता, 460 हो ही नहीं सकता, तो 280 होगा। बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, देखिए मनुष्य में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है, 23 जोड़ी। ठीक है, और अगर ऐसे पूछता है कि जोड़ी के रूप में पूछेगा तो 23 जोड़ी, और अगर ऐसे पूछेगा तो कितने होंगे? 46। ठीक है, अगला है, नवजात शिशु का भार होता है। तो नवजात शिशु का जो भार होता है वो 7 पाउंड होता है। इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में जो है 7 पाउंड ही ऑप्शन को सही माना गया है। काफ़ी एग्जाम को मैंने देखा हुआ है, और 8 पाउंड भी माना जाता है। तो जो है आप जो है ऑप्शन बी सही मानिएगा। अगर आप एग्जाम में बाई चांस 8 लगा के आते हैं तब भी जो है आपका ऑप्शन सही माना जाएगा। आपने देखा है कि एक प्रश्न के 2-2 ऑप्शन भी सही हो जाते हैं। अगला है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे थार्नडाइक महोदय। जब हम बहु लेने जाते हैं, बहु लेने, तो डाई लगाकर जाते हैं। देखिए जो बहुकारक सिद्धांत है बुद्धि का वो बालू का स्तूप का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, मैकडूगल जो थे, मैकडूगल इन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। ठीक है, 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 संवेग थे। एग्जाम में इसको काफी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, NCTE का पूरा नाम क्या होता है। देखिए NCTE का पूरा नाम जो है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन भी होता है। कहीं कहीं पर जो है ऑफ की जगह फॉर भी हो जाता है। तो NCTE का पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। इसकी स्थापना जो है 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला आपका प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 किसके कल्याण से जुड़े हुए हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, विकलांग व्यक्तियों से, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 के अनुसार जो है किसके कल्याण से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल से जुड़ा हुआ है। देखिए उपनयन जो संस्कार है ये शिक्षा आरंभ करने से जुड़ा हुआ है और ये वैदिक काल से जुड़ा हुआ है।
देखिए मुस्लिम काल में जो है शिक्षा प्रारंभ करने के लिए बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की अवधि में जो है बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। बौद्ध काल में जो है प्रवज्जा संस्कार होता था। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला है, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करता है, थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, तो छात्र में शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, परिश्रम करने की भावना जागृत होती है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है। अगर आप कोई भी काम खुद से करेंगे तो आपकी क्या होगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। जन्मजात अभिप्रेरक कौन है, यानी जो हमें जन्म से प्राप्त होता है। निद्रा, खेलना, प्रशंसा, क्रोध। तो देखिए खेलना, प्रशंसा और क्रोध जो है ये आपके जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। निद्रा जो है आपका जन्मजात अभिप्रेरक है, क्योंकि ये जो है आपके जन्म से ही मिलता है। और जैसे भूख, प्यास, ये जो है आपका क्या है, ये आपके जन्मजात अभिप्रेरक है। तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। छात्रों को दंडित करना चाहिए कि जाते जाते मार कूटने लगे बच्चों को, ऐसा नहीं। चुटकुले सुनाना चाहिए, नहीं। अगर आप पहले जाएंगे बच्चों को चुटकुले सुनाएंगे तो आपको जो है बच्चे पागल समझेंगे। ठीक है, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, आराम करना चाहिए। तो भाई देखिए क्लास में जाएंगे आराम करने के लिए तो जाएंगे नहीं, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना ही शिक्षा है। अगर आपका दिमाग अच्छा होगा, शरीर अच्छा होगा, तो आप जो है तू जैसे नहीं, गलत शब्द यूज नहीं करेंगे, तो अरस्तु। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, या ये सभी बालक। तो सभी बालक आते हैं विशिष्ट बालकों के अंतर्गत, कोई भी ऐसा नहीं है जो सामान्य बालक के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, अपराधी बालक कौन होते हैं। जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। अपराधी बालक वो होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है। यानी पाठ्यक्रम, देखिए तीन चर होते हैं, एक आपका शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण चर के अंतर्गत आता है। आश्रित चर, मध्यस्थ चर, स्वतंत्र चर, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो आपका टीचर होता है वो आपका स्वतंत्र चर होता है, और टीचर पर डिपेंड कौन होता है, स्टूडेंट, इसीलिए वो आश्रित चर हो जाता है। तो बचा कौन, मध्यस्थ चर। आपका ऑप्शन बी सही होगा, पाठ्यक्रम जो होता है वो मध्यस्थ चर होता है। अगला है, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। अभिभावकों को, शिक्षार्थी को, शिक्षक को, पाठ्यक्रम को। तो कार्यवाहक किसको मानेंगे, हम मानेंगे स्मिथ किसको मानने हैं, ये माने हैं आपको शिक्षक को। भाई जैसा ही कार्य वहन कौन करेगा, टीचर ही तो करता है। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करना ही अधिगम है। नई लकड़ी की बर्थ पर बैठे, ऑप्शन आपका सी सही होगा, वुडवर्थ। वुड माने क्या होता है, लकड़ी, बर्थ माने क्या होता है, बेंच होती है। तो नवीन लकड़ी की बर्थ पर बैठे, सी ऑप्शन आपका सही होगा। थांडाई कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। हल ने जो है पुनर्भरण का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न, तत्परता का नियम किसने दिया था। पावलोव, थांडाइक, एबिंगहास, स्किनर। तो देखिए तत्परता का जो नियम है ये सीखने का प्राथमिक नियम है, और ये दिया था हमारे थांडाइक महोदय ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका बी सही होगा। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम जो है किसने दिया था, थांडाइक ने दिया था। रास ने संवेग को कितने भागों में बांटा है, 2, 4, 3, 5। तो रास ने जो है संवेग को 3 भागों में बांटा है, ज्ञानात्मक संवेग, क्रियात्मक संवेग और भावनात्मक संवेग। तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें। अगला है, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रारंभ की गई। सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, सभी नागरिकों के लिए। तो 6 से 14 वर्ष के लिए जो है
भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A के अंतर्गत जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 6 से 14 वर्ष के लिए किया गया है। आपका ऑप्शन जो है 20 होगा। ठीक है। RTE एक्ट 2009 जो है 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत देश में लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और 135वां देश था भारत RTE एक्ट लागू करने वाला। अगला है अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। देखिए, मूल प्रवृत्तियों की बात होती है तो एक ही आदमी आता है दिमाग में। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? मैकडूगल ने। तो आपका ऑप्शन पहला सही होगा, बिना कोई संशय के आप जो है ऑप्शन टिक कर दीजिए। कूर्ट लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत दिया हुआ है। स्किनर ने जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया हुआ है। फ्रायड ने जो है मनोलैंगिक सिद्धांत दिया हुआ है। कल ही मैंने आपको बताया था मनोलैंगिक सिद्धांत की 5 अवस्थाएं थी। ठीक है, उसको देखने के लिए आप पिछला वीडियो देखिएगा। और वीडियो को आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगला है निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, नींद, आदत। तो कौन सा नहीं है? आदत नहीं है। भूख, प्यास, नींद और ये तो आपका जन्मजात प्रेरक है। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला है शिक्षण के आधार पर कितने चर होते हैं? शिक्षण के कितने चर होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन डी सही होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। और जितने भी प्रश्न आप सही करें हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। थ्योरेटिकल पोर्शन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पिछले वीडियो आसानी से देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।